विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की संतान है। लिटिन स्ट्रेची ने ब्रिटिश संविधान के बारे में ये कहा है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की संतान है। देखिए, ब्रिटिश संविधान का निर्माण किसी एक समय में एक स्थान पर बैठ के नहीं किया गया, बल्कि धीरे धीरे विकास का परिणाम है। तो इसीलिए ब्रिटिश संविधान के इस विकास के क्रम में कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी उत्पन्न हुई जो कि संयोगवश उत्पन्न हो गई, और कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं जो है इस प्रकार से अस्तित्व में आई जिन्हें संसद ने कानून बनाकर जो है जन्म दिया। संयोग का मतलब है कि बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से परिस्थितियों वश या संयोग वश ही वो अस्तित्व में आ गई और उनको ब्रिटिशर्स ने अपना लिया। और कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी थी जिन्हें अच्छी प्रकार से सोच विचार करके योजनाबद्ध तरीके से कानून के द्वारा उन्हें जन्म दिया गया, और इसलिए वो विवेक की संतान कहलाए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो संयोग की शिशु हैं और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्हें कानून बनाकर अस्तित्व में लाया गया। तो सबसे पहले संयोग के तत्व, ब्रिटिश संविधान में संयोग के तत्व। देखिए, ब्रिटिश संविधान में दो संस्थाएं जो हैं वो संयोग के तत्व मानी गई हैं। एक तो वहाँ की संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था और दूसरा मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था। वहां पर 13वीं सदी के अंत में 1295 में एडवर्ड प्रथम ने जो है ब्रिटिश संसद को जन्म दिया, क्योंकि वहां पर राजकोष खजाना खाली हो गया और नए कर लगाने के लिए और उन कर प्रस्तावों पर स्वीकृति के लिए उसने जो है 3 वर्गों को आमंत्रित किया उन कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए। एक सामंत वर्ग, दूसरा पादरी या धर्माधिकारी वर्ग और तीसरा नगरों के प्रतिनिधि। और इस आधार पर ब्रिटेन में त्रिसदनी व्यवस्थापिका को जन्म मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पर जो सामंत वर्ग के लोग थे और जो धर्माधिकारी और पादरी वर्ग था, उन दोनों के हित एक जैसे थे, क्योंकि वो कुलीन वर्ग से थे। तो वो दोनों मिलकर एक हो गए, और जो शायर के नाइट और नगरों के प्रतिनिधि जो कि दोनों ही निर्वाचित होते थे, इसलिए उन दोनों के हित एक जैसे थे, इसलिए वो लोग मिलकर एक हो गए। और इस प्रकार से जो है ब्रिटेन में द्विसदनी व्यवस्थापिका को जन्म मिला। एक जो लॉर्ड सभा है वो सामंत वर्ग और पादरियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन बन गई, और जो कॉमन सभा है वो जनसाधारण का सदन बन गया। इस प्रकार से द्विसदनी व्यवस्थापिका संयोग का तत्व है। और इसी प्रकार से वहां पर स्पीकर का पद भी संयोगवश अस्तित्व में आया, क्योंकि लोक सदन ने अपनी बात सम्राट और लॉर्ड सभा तक पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जो कि स्पीकर कहलाने लगा। इसके बाद है संयोग की संस्था में, संयोग के तत्व में दूसरी संस्था मंत्रिमंडल। देखिए, मंत्रिमंडल हम कह सकते हैं कि नॉर्मल एंग्लो सैक्सन काल और नॉर्मल काल में जो दो संस्थाएं अस्तित्व में थी। एक विटनेस मोड जो बुद्धिमानों की सभा कहलाती थी, और दूसरी क्यूरिया रेजिस
जो कि सम्राट को उसके कार्यों में परामर्श देती थी। विटनेसमोड ने धीरे धीरे समय पाकर संसद का रूप ग्रहण कर लिया और क्यूरिया रेजिस जो कि नीति निर्माण और प्रशासन में राजा को सहयोग परामर्श देती थी, वह आगे चलकर उसने वो प्रिवी काउंसिल कहलाई और आगे चलकर उससे मंत्रिमंडल जैसी संस्था को जन्म मिला। मंत्रिमंडल जैसी या मंत्रिमंडलात्मक संस्था हम भी कह सकते हैं, उसका विकास अच्छी प्रकार से 18वीं सदी में होता है, जबकि 1714 में जो हैनोवर वंश के सम्राट थे जॉर्ज द्वितीय, उनकी ब्रिटिश राजनीति में रुचि नहीं थी। अंग्रेजी भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान नहीं था। उनकी जो रुचि थी वो हैनोवर की राजनीति में थी और इस प्रकार से उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे इस प्रकार से मंत्रिमंडल जैसी संस्था के ऊपर सम्राट का प्रभुत्व कम हो गया या वह सम्राट के प्रभुत्व से मुक्त हो गई और कालांतर में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य करने लगा और इससे प्रधानमंत्री पद को जन्म मिला। ब्रिटेन में सबसे पहले प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल थे। उन्होंने आगे चलकर इस प्रधानमंत्री पद और मंत्रिमंडल के संबंध में कुछ प्रथाओं और अभिसमयों को जन्म दिया। जैसे जब वह लोक सदन में पराजित हो गए, लोक सदन ने मंत्रिमंडल के निर्णयों का समर्थन नहीं किया, तो उन्होंने बाद में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और तब से वहां पर ये परंपरा बन गई कि यदि मंत्रिमंडल के निर्णयों के समर्थन संसद लोक सदन नहीं करती है तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। और इसके बाद 19वीं सदी में मंत्रिमंडल जैसी मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का और विकास हुआ। आगे चलकर 19वीं सदी में हमें कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों ने दलीय अनुशासन को जन्म दिया और नियंत्रण को जन्म दिया। आगे चलकर वयस्क मताधिकार को जन्म मिला और धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि वहां पर मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक सजातीयता जैसे सिद्धांतों को जन्म मिला। अब हम कहें कि ब्रिटिश संविधान में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो विवेक के संतान कहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि वहां पर निरंकुश राजतंत्र से जो सीमित राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की वहां पर स्थापना हुई, वह विवेक की संतान है, क्योंकि इस समस्त विकास क्रम में या समस्त विकास प्रक्रिया में 3 ऐसे आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को संपन्न किया। इसमें 1215 का मैग्ना कार्टा एक्ट, 1628 का अधिकार याचना पत्र और 1689 का बिल ऑफ राइट अधिकार पत्र जो है, ये 3 ऐसे प्रलेख हैं जो कि विवेक की संतान कहे जा सकते हैं और ब्रिटिश शासन व्यवस्था का पूरा परिवर्तन जो है इन 3 अधिनियमों के द्वारा हुआ। इसके बाद हमें कह सकते हैं कि वहां पर वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जैसी व्यवस्थाएं भी विवेक की संतान है, क्योंकि वहां पर 1800 वहां पर जो है मताधिकार 1837, 1832, 1867, 1884 और 1918 और अंततः 1929 के अधिनियमों के द्वारा मताधिकार व्यापक होता चला गया या मताधिकार को विस्तृत किया गया।
इसके बाद वहां पर जो है हम ये कह सकते हैं कि एकल सदस्य जो व्यवस्था है वो भी विवेक की संतान कही जाती है। इसके बाद कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा के ऊपर लोक सदन की जो प्रभुता स्थापित हुई है वो भी विवेक की संतान है। 19वीं सदी के मध्य तक लॉर्ड सभा की श्रेष्ठता, संसद में लॉर्ड सभा की श्रेष्ठता थी, लेकिन 19वीं सदी के बाद के काल में लोक सदन और लॉर्ड सभा की शक्ति की दृष्टि से दोनों बराबर की स्थिति में पहुंचे और 20वीं सदी में हम कह सकते हैं कि लोक सदन की लॉर्ड सभा के ऊपर प्रभुता स्थापित हो गई, क्योंकि 1911 के संसदीय अधिनियम और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा साधारण कानून निर्माण के क्षेत्र में और वित्तीय मामलों में लॉर्ड सभा की शक्तियां समाप्त कर दी गई। अब लॉर्ड सभा साधारण कानून के संबंध में मात्र 1 वर्ष की देरी कर सकती है, विलंब कर सकती है, और वित्तीय विधेयक के मामले में 1 महीने का विलंब कर सकती है, और दोनों स्थितियों में यदि लोक सदन उन विधेयकों को पारित कर देती है तो वो विधेयक सम्राट के हस्ताक्षर से कानून का रूप धारण कर लेता है। और इसके बाद जो है लॉर्ड सभा की रचना में सुधार का कार्य किया गया, और इसमें हम कह सकते हैं कि 1958 के पीरेज एक्ट और 1963 के पीरेज एक्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1958 के पीरेज एक्ट के द्वारा लॉर्ड सभा में महिला पीयर और आजीवन पीयर बनाए गए। 1963 के अधिनियम के द्वारा वहां पर जो है 63 के अधिनियम के द्वारा वहां पर सुधार किया गया, और वहां पर जो है पीरेज एक्ट 2000 के द्वारा जो है वंशानुगत पीरों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, और वहां पर ये व्यवस्था कर दी गई कि जो वंशानुगत पीर है वो वंश परंपरा के कारण आजीवन, जब तक आज जीवित हैं तब तक पीयर पद धारण कर सकते हैं, लेकिन उनके किसी उत्तराधिकारी को पीयर पद प्राप्त नहीं किया गया। और 1963 के पीरेज एक्ट के द्वारा भी वहां पर ये व्यवस्था की गई कि जो भी कोई पीयर वंशानुगत आधार पर पद प्राप्त करता है और यदि वो इससे पीरेज से त्याग पत्र देना चाहता है तो वो त्याग पत्र देकर पीरेज की उपाधि का परित्याग कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में कुछ बातें ऐसी हैं जो संयोग की संतान कहलाती हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानबूझ करके अच्छी प्रकार से सोच विचार करके उनको उन व्यवस्थाओं को जन्म दिया गया जिन्हें कि विवेक की संतान कहा जाता है।